CDP क्लास 31। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर ये देख लीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। इन Pavlov's experiment, the dog salivated not only when meat powder was placed directly in his mouth, but also well before that. That is when he heard the trainer's footsteps coming down the stairs. This phenomena is called as, मतलब कि जो पैवलव की एक थ्योरी है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो ऑब्वियसली सुनी होगी, लर्निंग थ्योरीज में आती है, जिसको बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, जो 1904-5 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसके लिए मतलब अनुबंधन की बात की जाती है उसमें। कंडीशनिंग मतलब एक तरह से आदत पड़ जाए और आप चाह करके भी वो ऑटोमेटिकली फिर होता ही है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो डॉग था पैवलव का, उसके जो मुंह से लार का आना है वो सिर्फ तब नहीं आती थी जब मीट पाउडर मिल जाता था उसे, जब खाना मिल जाता था, बल्कि तभी आना शुरू हो जाती थी जैसे ही उसको लगता था कि उसका जो ट्रेनर है वो चल करके आ रहा है सीढ़ियों से और उसको आवाज सुनाई दी, उसको लगा हाँ खाना आएगा। जैसे घंटी बजते ही आप तुरंत लंच खोलना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से। ठीक है बात। तो इस केस में ये जो फिनोमिना है इसको आप क्या कहेंगे? एक्सटिंक्शन कहेंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस कहेंगे, कंडीशनड रिफ्लेक्स कहेंगे, या फिर रेडनेस कहेंगे? ये फिनोमिना क्या है, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये पूछा है हमसे, है ना। कैसे हुआ इतना जरूरी नहीं पूछा है, नॉर्मल ये पूछा है कि लार कैसे आ रही है, इसका रीजन क्या है ना। गाने मत गाने लग जाइएगा, मुझे तो गाने याद आते हैं हर बात से। बी ऑप्शन, बी मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस। यार ये नहीं पूछा, ये जो रिस्पॉन्स है इसको क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स है उसको क्या कहेंगे? और स्टिमुलस भी नहीं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लिखा होता तब मानते एक बार को। अनकंडीशनड नहीं है ये स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कंडीशनड है। क्यों? क्योंकि बैल के बजने या फिर उस व्यक्ति के चरणों की जो आवाज है, पैरों की जो आवाज है, उससे मुंह में लार आ रही है, खाने को देखकर नहीं आ रही है, नेचुरल चीज को देख के नहीं आ रही है, आदत पड़ गई है, कंडीशनिंग हो गई है, यानी कंडीशनड रिफ्लेक्स। एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया, एक ऐसी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कंडीशनिंग के द्वारा आया है, जो ऑटोमेटिक है ना। जैसे कई लोग सीरियल देखते हैं, वो फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पता नहीं जब तक भी आता होगा, मैं तो बहुत छोटी थी तब। तो आप सैटरडे को भी देख रहे हैं गलती से, क्योंकि आपको याद नहीं है, आपको वही 11 बजे का टाइम याद है ना। तो वो कंडीशनड रिफ्लेक्स है। ठीक है बात क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। थियरीज भी करेंगे यार, सारी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कॉग्निशन डेवलप्स थ्रू दी constant process of interaction between the child and the environment. This principle is reflected in, मतलब जो cognition है, cognition develops through the constant process of interaction between the child and the environment. जो संज्ञान है उसका जो विकास है वो लगातार होने वाले इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया से बच्चे और उसके एनवायरमेंट के बीच में। ये जो प्रिंसिपल है ये किसने अपनी थ्योरी में रिफ्लेक्ट किया है? थॉर्नडाइक, पैवलव, वाइगोस्की, टॉलमैन, कौन? बताइए एक बार। हाँ ग्रेट, हेलो मनुष पी शर्मा, ओके फाइन, बिल्कुल उषा जी। आंसर होगा इसका प्याजे। प्याजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, प्याजे का जो एक बेसिक क्रक्स है उनकी थ्योरी का, वो ये है कि एक व्यक्ति की जो मैचुरेशन है, मैचुरेशन किससे जुड़ी हुई है? आपकी हेरिडिटी से। तो एज के साथ आने वाला मैचुरेशन और एनवायरमेंट से इंटरेक्शन, या एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस, अगर मैं कहूं अनुभव, जो बच्चे का ऑटोमेटिक जो मैचुरेशन होता है वो परिपक्वता एज के साथ आती है, जो कि, और दूसरी एक चीज आपकी एनवायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस, अनुभव जो आप कर रहे हैं उससे फिर आप समझ बनाते हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है? आपकी समझ का, आपकी जानने की जो इच्छाएं हैं, आपकी बुद्धि का, आपकी तर्क करने की क्षमता का, आपकी समस्या समाधान की क्षमता का विकास, जिसके बारे में प्याजे 4 स्टेजेस देते हैं और वाइगोस्की कहते हैं कि सिर्फ पर्यावरण के इंटरेक्शन से हो जाएगा। ठीक है बात। तो और यहां सिर्फ ऐसा नहीं लिखा था कि सिर्फ पर्यावरण, है ना, बच्चे को भी बीच में लिया है। आगे बढ़ेंगे। इन प्याजेस थियरी अ प्रोसेस विच इज द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। भाई जो प्याजे की थियरी है उसमें एक बैलेंसिंग की प्रोसेस है, ठीक, एक संतुलन बनाने की प्रोसेस है, इस जिसमें आप पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है बेसिकली। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या फिर नॉलेज डिस्टर्बेंस? बताइए। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन कहलाएगा। इक्विलिब्रेशन क्या है? बैलेंस बनाते हैं आप। आपने बाहर चिड़िया देखी और आपके दिमाग में जो चिड़िया है दोनों बैलेंस में आ गई, है ना।
तो बैलेंस की स्थिति को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन दोनों में ये बैलेंस बना के रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकॉशन फॉर यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को, बुद्धि के जो परीक्षण है उनको यूज करने के बारे में कौन सी एक प्रिकॉशन नहीं है, एहतियात नहीं है, बता दीजिए एक बार। देखो यहां एक बात की गई है, इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन बिटवीन द एग्जामिनर एंड द स्टूडेंट। ये बात जो है सही है, बट आईक्यू को, जो आईक्यू का टेस्ट है, स्कोर है, उसको हम सब कुछ ना माने, कॉम्पिटेंस का आधार ना माने कि किसी का आईक्यू अगर अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो हमेशा फर्स्ट ही आएगा, ये जरूरी नहीं है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आईक्यू सब कुछ नहीं है, तो सब कुछ नहीं मान सकते हम, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो बेहतर होगा। आईक्यू का फॉर्मूला एक बार अपने दिमाग में याद कर लो, लिखो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन, साइकोसोशल डेवलपमेंट, जो इनकी थियरी का नाम है मनोसामाजिक विकास, ऑफ चिल्ड्रन अकर्स इन 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस में विभाजित किया है पूरी लाइफ को एरिक्सन ने। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd अराउंड 9 years कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक बच्चा है जो लगभग 9 साल का है, वो किस स्टेज में होगा एरिक्सन की स्टेज के अनुसार। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा उनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, बताइए एक बार। थैंक यू यात्री गोगो, बताओ एक बार। 5th का सी, ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट नहीं होगा इसका। इनिशिएट तो बच्चा जो आपका बेसिकली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी आ जाएगा, और ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था है इनिशिएटिव जो है। लेकिन बात हो रही है 9 साल के बच्चे की। 9 साल का बच्चा कहाँ आएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, स्कूल एज भी कहते हैं इसको, ध्यान से याद रखिएगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जहां बच्चे में कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। ठीक है बात यहां तक की, ठीक है कि नहीं? जिसको फ्रॉइड क्या कहते हैं जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, है ना, लेटेंसी कहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिविजुअल डिफरेंस वी फाइंड, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। वेरिएबिलिटी, नॉर्मेलिटी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्यारे से क्वेश्चन हैं, बस समझने की देरी है भाषा को। बताइए एक बार। सही है, अभिनंदन बोरा, आंसर कीजिए अभिनंदन। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी कैसे होगा? ठीक, वेरिएबिलिटी का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में हमारे डिफरेंसेस भी आते हैं और हमारी सिमिलैरिटी भी आती है। कुछ चीजों में हम सेम होते हैं, नॉर्मेलिटी होती है, सामान्य होती है, कुछ चीजें हमारी सबके जैसी होती हैं, और कुछ चीजों में हम डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप हर चीज में दूसरे से अलग होंगे। खाना तो आप भी खाते हो ना, ऐसे हीमोग्लोबिन तो आपके अंदर भी बनता है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर, सभी के अंदर कॉमन होती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है कॉमन, है ना। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हुआ। और ये किसकी वजह से है इंडिविजुअल डिफरेंस? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से, जो आपका इंटरेक्शन है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट का। ठीक, आपकी आनुवंशिकता और वातावरण। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एनालाइज्ड बाय कैटल। रेमंड बी कैटल ने बेसिकली पर्सनैलिटी के ट्रेट्स दिए हैं। ये सीटेट वालों के लिए नहीं होगा, ये वाला चैप्टर पर्सनैलिटी का टॉपिक ही नहीं है आपके कोर्स में, तो गलती से भी इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बताइए एक बार। 16th का सी, ये कौन है जो चलचित्र पे हंस रहा है? 16th का 7th का सी, यानी 16 PF टेस्ट कहा जाता है कैटल के टेस्ट को, यानी पर्सनैलिटी फैक्टर। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए हैं इन्होंने रेमंड बी कैटल ने, और इंटेलिजेंस में इन्होंने क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात की है। क्या हुआ, नशे कर लिए कि भाई? हमारे बोर्ड ने काम करना कर दिया है बंद। बोर्ड ने नहीं है वैसे, बोर्ड तो काम करना बंद नहीं करेगा, लैपटॉप पागल हो गया। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, व्यावहारिक बुद्धि को और क्या कह सकते हैं? कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉग्निटिव या फिर सोशल इंटेलिजेंस। बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। रीनू जी आंसर कीजिए एक बार। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होगा इसका जो आंसर होगा। अगर आपने थॉर्नडाइक मेरे साथ पढ़ा होगा जरूर कभी ना कभी, थॉर्नडाइक की जो इंटेलिजेंस की थियोरी है, मल्टी फैक्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें 3 चीजें कही हैं उन्होंने, SCA, S फॉर सोशल इंटेलिजेंस, C फॉर कॉन्क्रीट जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, और आपका इनको स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कह सकते हो, और ये है आपका एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे सॉरी थॉर्नडाइक में। ठीक,
तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को, जो आपका घर में मैकेनिकल कुछ भी काम करने आया है या एसी वाला हो या कुछ हो, इन सब में पाई जाएगी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ये, चीजों को देख करके और सिचुएशंस को देख करके, ठीक है। तो जिन चीजों को आप टच फील कर सकते हो उनके बारे में ये बात हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट विच ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू अटेन इज कॉल्ड। मतलब कि पर्यावरण, अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट है आपके पर्यावरण में, जिसे जीव जो है एक्वायर करने की, पाने की इच्छा रखता है, जैसे कि आपका एग्जाम को आप क्रैक करने की इच्छा रखते हैं, इस इच्छा को हम क्या कहेंगे? रीइंफोर्समेंट, मोटिव, स्टिमुलस या फिर इंसेंटिव। डिजायर मत कह दीजिएगा इंग्लिश में कि इच्छा को डिजायर कह देंगे। बताइए एक बार। मीटअप बहुत जल्दी करना है यार, मुझे खुद आप लोगों से मिलना है, एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा। बताइए एक बार। मोटिव यानी प्रेरणा कहना आई थिंक गलत होगा मोटिव को हिंदी में। एक बार प्रेरक या कुछ ऐसा कहेंगे, इसको हिंदी में देख लीजिएगा। मोटिव बेसिकली वो पर्पस है एक तरीके का, एक वो डिजायर ही कह लो एक तरह की, जो आपके एनवायरमेंट में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है, आप उसको पाना चाहते हैं, है ना, एक वो इच्छा है ना। तो मोटिव क्या है? किसी भी चीज को आप कर रहे हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, उस मोटिव है एक, क्या है वो आप ही जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसेंटिव होता है, आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रीइंफोर्स कर दिया गया कुछ दे करके, जैसे जॉब वगैरह में मिलता ही है। विच इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन। कौन सा अप्रत्यक्ष तरीका है यदि आपको टेंशन को करना है कम, टेंशन को पेंशन देनी है? वो जो होता था एड अमिताभ बच्चन जी का, नवरत्न तेल लगाने को नहीं कह रहे हैं, वो तो डायरेक्ट लगेगा, इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं ये। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। नरेंद्र सिंह मेवाड़। देखिए एक बार आंसर क्या होगा इसका? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? इसको कुछ तो कहते ही होंगे हिंदी में, अपने आप सर्च कर लेना आज के लिए, सॉरी, है ना। सब्लिमेशन क्या है? बेसिकली आप फॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म चेंज कर देते हैं। मतलब ये सब डायरेक्ट तरीके हैं, आपने डायरेक्ट उस बैरियर को हटा दिया। आपके घर में डिस्टर्बेंस था, आप कहीं और रहने चले गए पढ़ाई करने, ये डायरेक्ट तरीका हुआ टेंशन कम करने का। एनालाइज किया और डिसीजन लिया, देखा क्या क्या प्रॉब्लम है उसको, फिर उस तरीके से सॉल्व किया, घर में बैठ करके बात किया, जो भी किया। सब्सटीट्यूशन ऑफ अदर गोल्स, सब्सटीट्यूट लगाया तब भी वो डायरेक्टली दिखेगा। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी चीज है, आपकी बहुत सारी ऐसी डिजायर हो सकती है, ऐसी टेंशन हो सकती है। मान लीजिए आप अंदर से परेशान थे, गुस्से में थे, कुछ था, आप खेलने चले गए, है ना, या फिर आप बॉक्सिंग करने चले गए, ये क्या सब्लिमेशन है? आपने फॉर्म चेंज कर दी उस चीज की, तो सब्लिमेशन कहते हैं इसको। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए आज जरूर बताइएगा, और किसी के 10 आउट ऑफ 10 आए हों अगर सच्चाई के साथ, तो कमेंट करके बताइएगा, उनको हम रिवॉर्ड नहीं देंगे।